जय हिंद। आप सभी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3, जो कि इसमें हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। और कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और कितना अध्याय में है, यानी कितना प्रश्नावली तक है, ये तो आप जानते ही होंगे, आपके पास बुक होंगे। और ये जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे जो सवाल बनते हैं, कितने मार्क्स के बनते हैं, कितना सवाल आते हैं, ये सभी बात हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीरियस विद्यार्थी है तो आप ज़रूर देखेंगे। आगामी जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम है उसके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें समझना है हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण में कि समीकरण मानक रूप, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक मानक रूप समझना है कि कैसे ये सब होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पर ये जो है हम लोगों का ये, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है आपको बोर्ड एग्जाम में, सवाल जो बनता है सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से बनता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपको समझना। और जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कि समपाती रेखा होगा, है ना, कि समांतर रेखा होगा, कैसे पता करेंगे। जैसे फिर या अद्वितीय हल होगा, या केवल एक हल होगा, या परिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, ये सब समझेंगे। या संगत होगा, असंगत होगा, है ना, या असंगत होगा, तो इसको कैसे समझेंगे, ये सब इस चैप्टर में हम लोग को जानना है बहुत ही विस्तार से। और ये अगर इस चैप्टर की खासियत देखा जाए तो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो, हालांकि घट बढ़ हो सकता है ये नंबर, अप्रोक्स देखा जाए तो 10 नंबर के ये चैप्टर इकलौता है। ठीक है, इससे ग्राफ भी बनता है, ग्राफ के भी सवाल आ जाते हैं, और इससे आपको आयु वाला सवाल आ जाते हैं, है ना। सब देखिए इसमें क्या क्या सीखना है, थोड़ा सा इसको जूमिंग हम करके बताने की प्रयास करेंगे। देखिए क्या क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि हम लोग को सीखना है इसमें। विलोपन विधि सबसे इम्पोर्टेंट सीखना है। एक चर का मान दूसरे चर के पदों को व्यक्त करने के समीकरण हल करना। तो ये सब तो आपको, इस सब से लेना देना कुछ नहीं है। हम लोग का प्रतिस्थापन विधि सीखना है ना, कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। उसके बाद विलोपन विधि सीखना है, ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बोला गया है कि नई जो है एनसीईआरटी के अनुसार वज्रगुणन विधि जो है हटा दी गई है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड जो है पुराने पैटर्न को देखते हुए विद्यार्थी को इसकी सामान्य जानकारी देना उपयोगी रहता है। तो आपको ये वज्रगणन विधि भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपके बुक में दिया भी गया होगा, नया वाला में नहीं दिया होगा हमको जैसा कि लगता है, लेकिन पुराना जो बुक है उसमें दिया होगा। आपको वज्रगणन विधि भी पढ़ना है, कंटेंट सूची में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वज्रगणन विधि से कैसे कोई भी समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया दीर्घ उत्तरीय, यहाँ से सवाल आते हैं। तो आप इसमें देखिएगा कैसे कैसे सवाल बनते हैं आयु संबंधित। ठीक है, जैसे बोलेगा कि राजेश का उम्र 5 वर्ष पहले इतना है, तो उसके माता का 10 वर्ष बाद क्या उम्र होगा, इस तरह के सवाल होते हैं। तो ये सब आपको समझना है। जैसे पिता पुत्र से संबंधित सवाल आ जाता है, मित्र से संबंधित आ जाता है, पूर्व बाद वाला सवाल आता था, ये फिर आपको महत्वपूर्ण होता है, जो 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद भिन्न संबंधित सवाल पूछा जाता है, जैसे भिन्न संबंधित यानी बटा वाला। जैसे बोलेगा कि कोई संख्या जो है, कोई संख्या के हर और अंश में 3 घटा दिया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न इतना हो जाता है। तो उस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है कि अंकों पर आधारित संख्या पढ़ना पड़ता है। जैसे अंकों से बनी संख्या, यहाँ पे जैसे देखिए वाला 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या के बारे में पढ़ना है। जैसे कोई बोलेगा 2 संख्या है, उसको मतलब कि पलटने से कौन सी बनेगी संख्या, इस तरह के सवाल सब हम लोग चैप्टर में गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नियत भाड़ा खर्चा, कोई भाड़ा खर्चा वाला, जैसे टैक्सी का किराया, पुस्तक, छात्रावास, ये सब जो है इसमें पढ़ना है। चाल, दूरी और समय के बारे में पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति इतना किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और इतना रफ्तार से वापस आता है, तो उसके द्वारा क्या कितना दूरी चली गई, ये सब
हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परीक्षा के लिए। देखिए इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा में ग्राफीय विधि 5 नंबर का अक्सर पूछा जाता है ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने के लिए। ज़्यादातर विद्यार्थी ग्राफ में गड़बड़ कर लेते हैं, तो आपको ग्राफ में गलती नहीं करना, हल्का समझ के गलत करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते और ग्राफ गलत हो जाता है। ठीक है, और आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो यही एनसीईआरटी बुक से ही ग्राफ आया था, और आता भी है, आ जाता भी है, और न भी आता है तो कोई फ़र्क नहीं, आप सीख लेते हैं ना तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको। तो आपको कहने का मतलब है कि इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है विलोपन विधि पढ़ना है। ठीक है, विलोपन विधि के बारे में जानना है। दूसरा प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानना है ना, प्रतिस्थापन विधि से कैसे कोई भी समीकरण को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ये तो हम लोग समझ ही गए। उसके बाद वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, है ना, वज्र गुणन विधि ये काफ़ी महत्वपूर्ण, 5 नंबर में पूछ लेता है यहाँ से गुणन विधि से, है ना। उसके बाद आयु संबंधित हम लोग देख लिए, उसके बाद संख्या संबंधित देख लिए, तो ये सभी हम आपको बता दिए हैं। अब इसमें कौन कौन प्रश्नावली पढ़ना है, जैसे 3.1 पढ़ना है, 3.2 पढ़ना है, 3.3 पढ़ना है, 3.4 तक गया है ना, और भी हो सकता है एडिशनल में। ठीक है, तो ये सभी जो है पढ़ना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो इस अध्याय को लोग हम जो है कल शुरू करेंगे, हम आपको ये बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। आप इसके बाद ये देखिए ये सब है A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नोट, ये सभी पढ़ना है इसके बारे में, तो आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के अध्याय में इसको पढ़ेंगे, लेकिन चलिए कुछ हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ही। जैसे कि जो बोर्ड में जब ट्रेंडिंग में सवाल जो रहते हैं, आपको पूछा जाता है संगत असंगत, एक हल, प्रतिच्छेदी, ये सब। जैसे आपको A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2, ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है। फार्मूला भी पूछा जाता है, इस पे फार्मूला पे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछ देता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2, C1/C2, तो ये किसका होगा, एक यानी एक हल होगा। ठीक है, समांतर होगा, नीचे असंगत होगा। इस तरह से आपसे सवाल पूछता है कि बताइए इसका समांतर होगा कि असंगत होगा। तो ये सभी जो है हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही गहराई से जानना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इसी पर एंड करते हैं। धन्यवाद, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट ही सब चीज़ है। सपोर्ट कीजिएगा तो और मेहनत से, मतलब मेहनत तो कर ही रहे और मेहनत करेंगे आप सभी के लिए। चलिए धन्यवाद।